नमस्कार दोस्तों। एक्चुअली मैं ये जो वीडियो बीच में डाल रहा हूँ इसलिए कि ये जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है, जो भी ये लेक्चर चल रहा है, इस लेक्चर का ये जो वीडियो, इसकी जो साउंड है वो अच्छा नहीं आया। एक्चुअली इसलिए नहीं आया कि जब इस वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया था उस समय मेरा जो माइक्रोफोन था वो अचानक ही बीच में ख़राब हो गया था और मुझे पता नहीं चला कि माइक्रोफोन ख़राब हो गया। बीच में ही वो कनेक्शन कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गई उसके अंदर, टेक्निकल प्रॉब्लम, कि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तब तो मुझे, क्योंकि जब रिकॉर्ड कर रहा था तब मुझे लगा कि वो सही है, सही से काम कर रहा है, तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। जब लेक्चर पूरा हुआ, जब मैंने उसे वापस से सुना तो पता चला कि ये तो खराब हो गया, तो काम नहीं कर रहा। तो मैं आपको वीडियो ये इसलिए डाल रहा हूँ बताने के लिए कि ये जो वीडियो है ये खराब है, उसमें तो साउंड की प्रॉब्लम है। तो अगर आप देख लीजिएगा, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो ठीक है। वैसे वीडियो तो मैं डाल रहा हूँ, है ना, यूट्यूब पे डाल रहा हूँ इस वीडियो को, लेकिन देख लीजिएगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप मुझे बता दीजिएगा, इस सेम वीडियो में आपको दोबारा बना दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भी। लेकिन मैंने जब सुना तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, थोड़ा आवाज़ की तो प्रॉब्लम है, लेकिन दिखाई तो दे रहा है साफ, और थोड़ा बोलने का भी सुनाई दे रहा है, इतना मुश्किल नहीं है समझना भी। तो अगर आप ईयरफोन लगा के सुनेंगे या और सुनेंगे तो आप आराम से सुन पाएंगे। तो इतनी मुश्किल तो नहीं लग रहा मुझे, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं सर, समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ये तो एकदम ही बाहर जा रहा है, तो बता दीजिएगा, मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा। चलिए, बाकी शुक्रिया, धन्यवाद, देखिएगा इसे। नमस्कार दोस्तों, ये लेक्चर नंबर 35 है और इस लेक्चर में मैं आपको फिर कोई 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ डाउट है। कुछ बच्चों ने गुणात्मक प्रतिलोम को लेकर क्वेश्चन पूछे थे कि सर जो जेड वाला हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 23, उससे रिलेटेड एक क्यूरी थी, पहले मैं उसको पूरा कर देता हूँ। ये था क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में जो था वो था जेड एम प्लस एम और गुणन एम। एक चीज यहाँ समझ लीजिए कि जो जेड एम होता है उसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होते क्लियरली। इसमें सबसे पहला नंबर आता है 0, और फिर ये जो एम होता है ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को दर्शाता है कि टोटल इतने एलिमेंट होंगे। ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को दर्शाता है कि इतने एलिमेंट टोटल होंगे, कुल एलिमेंट जो होंगे वो इतने होंगे। अगर Z5 लिखा हुआ है इसका मतलब टोटल 5 होंगे। आप खुद सोचिए, अगर टोटल एलिमेंट 5 है और पहला एलिमेंट 0 से स्टार्ट है तो वो कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा? अगर पहला एलिमेंट 0 से स्टार्ट करें, अगर आप 1 से स्टार्ट करते हैं, 10 एलिमेंट है तो 10 तक जाएगा। क्योंकि अगर आप 1 से स्टार्ट करें, जब आप गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6, सोचिए आपके पास कोई चीज़ें आप गिनना 0 से स्टार्ट करें तो क्या होगा? 0 1 2 3 4 5। फिर अगर मान लीजिए वो 10 चीज़ें आई तो 10 नहीं है, वो 11 है। नहीं, ठीक, 0 से स्टार्ट किया आपने, 0 से स्टार्ट करने की वजह से 0 तो अपने आप एक नंबर हो गया, वो भी अपने काउंट के। इस वजह से 0 जब आप शामिल कर लेते हैं तो जितने नंबर होते हैं उससे कम नंबर तक चलता है। इसलिए जो जेड एम होता है, जेड एम जो होगा उसमें पहला नंबर 0 आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड डैश डैश, लास्ट नंबर कौन सा आएगा? m-1 आएगा। क्यों आएगा m-1? क्योंकि जेड एम है। तो यहाँ Z5 ले लेते हैं। 5 लेंगे तो टोटल 5 चीज़ें लिखनी है, 5 चीज़ें लिखनी है। 0 1 2 3 और 4। अब देखिए 4 पे जाके 5 पूरा हो गया। क्यों 5 पूरा हो गया? क्योंकि आपने 0 से स्टार्ट किया। अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट अगर 0 है तो फिर वो 4 पे खत्म होगा। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट 1 होता तो, लेकिन अब आपको सर यहाँ 1 से स्टार्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि जो Z है उसकी डेफिनेशन यही है, परिभाषा यही है बेटा। परिभाषा ऐसी होती है, परिभाषा बना दी तो बना दी। अब आपको नहीं पसंद है Z5 तो एक और समुच्चय होता है जिसे Z5 स्टार कहते हैं। Z5 स्टार जो होता है उसमें 0 शामिल नहीं किया जाता। 1 2 3 और 4, लेकिन ये भी 5 तक नहीं जाता, ये भी 5 तक नहीं जाता, ये भी 4 तक ही जाता है। इसमें जितने एलिमेंट होते हैं कम लिया जाता है, मतलब 0 को छोड़ दिया जाता है। जो Z5 स्टार होता है, Z5 स्टार को क्या बनाया जाता है? जो Z5 है उसमें से जो 0 होता है उसको हटा लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, तो ये Z5 स्टार बन जाता है। तो याद रखिए, डेफिनेशन होती है। आप डेफिनेशन जो परिभाषा होता है उसके साथ आप छेड़छाड़ी नहीं कर सकते। अब आप ये कहोगे सर 90 डिग्री को समकोण क्यों कहते हैं, तो इसका कोई जवाब नहीं है। समझ रहे हैं बात को? ई को आइलर आइडेंटिटी क्यों कहते हैं, मतलब आइलर नंबर क्यों कहते हैं? भाई नाम दे दिया गया। अब आप कहोगे सर आपको अमित क्यों कहते हैं, तो मैं कहूँगा बेटा मेरे घर वालों ने मुझे नाम दे दिया अमित, मैं क्या करूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? विरोध करूँ? कर सकता था विरोध में उस समय, नहीं कर सकता। तो अब आपका नाम जो भी है वो आपके घर वालों ने दे दिया, आपको उनके पसंद आ गया होगा, जच गई होगी, दे दिया। अब आज जचेड़ी है बिना भुगत रहे, अभी नाम से मैं जाने देशू। तो समझो बात है, डेफिनेशन ही होती है। अगर आपको नहीं सूट हो रहा तो आप क्या करते हो? बाद में अपना नाम चेंज कर लेते हो, ठीक कर लेते हो। एक बार तो दे ही दिया, अब वही Z5 हो गया। Z5 ऐसे बनाया तो ऐसे बनाए। अब आपको ठीक करना है इसको, तो आप एक नया समुच्चय बना लीजिए वही, जिसमें मैं 1 से स्टार्ट करूंगा 5 तक जाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा, आपका एक नया समुच्चय बन जाएगा।
फिर उस नए समुच्चय को भी चेक करेंगे कि वो रिंग बनाता है या नहीं बनाता, बनाएगा तो ठीक है, नहीं बनाएगा तो नहीं बनाएगा। लेकिन याद कीजिए, अगर आपने Z5 लिया, अगर आपने Z5 अपने हिसाब से बनाया, मान लीजिए नया Z5 क्रिएट कर रहे हो अमित के नाम से, अमित 5 बनाते A5, मुझे अजर करने के लिए हमने A5 बना लिया और इसमें मैंने 1 डाल दिया, 1 2 3 4 5 ये डाल दिया, संक्रिया डाल दी +5 और गुणन 5। अब इसमें मैं पहले आपको बता दूं गलती क्या है। आपने +5 लिया तो 5 कैसे आ सकता है, +5 लिया तो 5 कैसे आ सकता है, +5 का मतलब है 5 आती तो वो 0 हो जाएगा, तो 5 क्या है, 5 तो 5 हो ही नहीं सकता, 5 तो 0 हो गया। 6 जो है वो 1 हो गया, 7 है वो 2 हो गया, 8 है वो 3 हो गया, 9 है वो 4 हो गया, 10 होते फिर 0, 11 1 हो गया, 12 2 13 3 14 4 15 0 16 1, तो समझ गए 5 क्यों नहीं आ सकता। फिर 5 अगर 1 से लेकर 5 तक ले लो, लेकिन फिर ये जो +5 और गुणन 5 जो संक्रिया, ये काम नहीं करेंगे आपके, क्योंकि +5 का मतलब ये है कि 5 का मतलब 0 होगा, तो 5 होते वो 0 हो गया, तो फाइनली आपका बना तो वही 0 से। अब 0 को पीछे लिखो आगे लिखो, क्या फर्क पड़ता, समझ गए। इसलिए मैं अजर नहीं हो सकता, सॉरी, आपका प्रयास बेकार गया, मैं नहीं बन सकता, ये Z5 ही रहेगा। समझ गए बात, कहाँ प्रॉब्लम थी। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब कई बच्चों ने जो क्वेश्चन डाला हुआ है कि गुणात्मक प्रतिलोम, बड़ी अच्छी बात है, गुणात्मक प्रतिलोम की बात करते हैं। पहले Z6 की बात कर लेते हैं ना, Z6 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं। 0 Z6 है इसलिए 5 तक जाएगा, 2 3 4 और 5 तक गया, ठीक है। संक्रिया रहेगी +6 गुणन 6, है ना। अब इसका जो गुणन तत्समक है, जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, गुणन तत्समक जो है वो, है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो कितनी है इसकी, 1 है, क्योंकि नॉर्मल गुणा की तरह ही है ये। नॉर्मल गुणा में जो होता है वो 1 जो होता है वो तत्समक का भी होता है, तो 1 हो गया। अब हमें गुणा करके 1 लाना है, जो एलिमेंट आपस में गुणा करके 1 लाएंगे, गुणा का मतलब गुणन 6 है, जो भी गुणन 6 करके 1 लाएंगे वो एक दूसरे के प्रतिलोम है। तो शुरुआत करते हैं 1 से। 1 का गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम मैं डैश नाम दे देता हूँ। 1 का प्रतिलोम 1 ही होगा, क्योंकि 1 को 1 से गुणा करने पर 1 आ जाएगा। फिर अगर 2 लें तो 2 को किससे गुणा करूं कि 1 आ जाए, तो भाई 2 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ तो 4 आता है, 2 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ तो 1 आता है, 2 को 3 से गुणा करता हूँ तो 1 आता है। वाह, 2 को 3 से गुणा करने पर 1 आएगा, कैसे नहीं है, देखो गुणन, सॉरी देखो मरा दिया, गड़बड़ हो गई ना भाई, 0 आएगा, क्योंकि ये तो 3 दूनी 6 हो गया, 6 में 6 का भाग गया, शेष 0 आ गया ना, ये गुणन प्रतिलोम नहीं है, ये गुणन प्रतिलोम नहीं है। 3 तो नहीं है, चलो 3 नहीं है, कोई और ढूंढ लो। 4 चेक कर लो, 4 दूनी 8 होगा, 8 में 6 का भाग लगेगा, शेष 2 आएगा ना, ये भी नहीं है। 5 ले लो, 2 पंजे 10 आएगा, 10 में 6 का भाग लगेगा, 4 आएगा, ये भी नहीं हुआ। तो भाई है कौन फिर, कोई नहीं लग रहा है, कोई नहीं है, कोई बंदा नहीं है। इसका मतलब है कि गुणन प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, गुणन प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। वह एक एलिमेंट ऐसा मिल गया देखो जिसका गुणन प्रतिलोम नहीं है। फिर 3 ले लेते हैं, 3 लेंगे, सेम काइंड 3 के साथ भी आएगी, 3 का भी कोई गुणन प्रतिलोम नहीं होगा। 3 के साथ कौन गुणा करेगी, 1 आए, कोई करवा लो। 3 को 3 से कराओगे 9 आएगा, 9 में 6 का भाग लगेगा, 3 आ जाएगा। 3 को 4 से गुणा कराओगे 12 आएगा, 6 का भाग दोगे 0 आ जाएगा। 1 नहीं आने वाला है, नहीं आएगा, क्योंकि 1 कब आ सकता है, आप सोचिए 1 कब आएगा, 1 कब आएगा, कि गुणन 6 है, गुणन 6 है, इसका मतलब 6 का भाग देने पर 1 आना चाहिए। 6 का भाग देने पर 1 तभी आ सकता है जब नंबर 6 के पार्टी से 1 ज्यादा चले, मतलब 7 आए, 12 की जगह 13 आए, और अगला 18 होता है ना, 6 के पार्टी में 18 होता है तो 19 आए। तो जब ये नंबर आते हैं ना, 6 का भाग लगे, 6 में 6 का भाग लगता है 0 आता है, 7 में 6 का भाग लगता है 1 आता है, फिर 12 में 6 का भाग लगता है 0 आता है, तो 13 में 1 बचेगा, फिर 18 में 0 आता है तो 19 में 1 बचेगा, और फिर 24 पे, तो ये 25 पे 1 आएगा। अब ये नंबर है, ये नंबर आए, अगर ये नंबर आते हैं तो हमारा शेषफल 1 आता है ना। और 25 जो है वो 5 और 5 से आ सकते हैं, 5 का प्रतिलोम तो है, 5 का प्रतिलोम तो 5 हो गया, 5 का प्रतिलोम तो 5 हो गया, 5 को तो प्रतिलोम मिल गया, क्योंकि 5 गुना 5 25 आएगा, 25 में 6 का भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा। और 4 को कोई मिलेगा, 4 को कोई मिल सकता है क्या, नहीं। क्या 7 कोई बना सकता है, इनमें से कोई गुना करके 7 बनाएगा ना, कोई 13 बनाएगा ना, क्योंकि ये तो 7 13 19 जो है ये तो प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या, कोई बना ही नहीं सकता। इसका मतलब है ये भाई 5 का प्रतिलोम है, 1 का प्रतिलोम है, 2 के प्रतिलोम विद्यमान है और बाकियों के प्रतिलोम विद्यमान, गुणन प्रतिलोम नहीं विद्यमान है। 4 भी अगर लें तो 4 का गुणन प्रतिलोम भी
नहीं होगा, तो इनके गुणन प्रतिलोम की बड़ी समस्या है, गुणन प्रतिलोम नहीं है। अतः फाइनली गुणन प्रतिलोम न होने के कारण, गुणन प्रतिलोम विद्यमान न होने के कारण आप कहते थे कि क्षेत्र है तो ये क्षेत्र नहीं बना सकता, अगर कहा गया तो, है ना। और दूसरी बात है ये क्षेत्र नहीं है, पूर्णांक प्रांत भी नहीं है, क्योंकि बिना जीरो के जीरो ला रहा है। देखो ये देखो, बिना जीरो के जीरो आ रहा है, 2 और 3 ना 2 जीरो है ना 3 जीरो, फिर भी जीरो आ रहे, तो बिना जीरो के जीरो आ रहे, इसका मतलब शून्य भाजक सहित है, विद जीरो डिवाइजर है, विद ना जीरो, शून्य भाजक सहित है, विद जीरो डिवाइजर, और सहित है मतलब रहित नहीं है, सहित है, सहित है मतलब रहित नहीं है, विद है मतलब विदाउट नहीं है, नहीं है इसका मतलब शून्य भाजक रहित नहीं है, नहीं है यानी पूर्णांक के प्रांत भी नहीं है। समझ में आ गया भाई। अब हम Z7 वाले एक और एग्जाम्पल पूछा है ना, Z7 का पूछा था, चलिए Z7 का लेते हैं, Z7 वाले भी मिल जाएगा भाई, क्योंकि ये हमारे पर में है। पर में कहती है अगर ये जो नंबर है Z वाला, अगर ये एक अभाज्य संख्या हो, अगर ये अभाज्य संख्या हो तो वो क्षेत्र बनाता, तो यहाँ आपको प्रतिलोम मिल जाएंगे। देखिए मैं दिखा देता हूँ, तो आपको सबके प्रतिलोम, जीरो का प्रतिलोम निकालना ही नहीं पहली बार, जीरो को तो छोड़ देती है, जीरो को गुणात्मक प्रतिलोम दिखाने की जरूरत नहीं होती। 2 लेने के बाद 2 का होगा 4, कर लीजिए, 8 आएगा, 8 में 7 का भाग लेगा, शेष लेकर आएगा, 3 ले लीजिए भाई, 3 का कौन आएगा, 5 आएगा, 3 को 5 से गुणा करने 15 आएगा, 15 में 7 का भाग देने पर 1 आ जाएगा, 4 का 2, क्योंकि 2 का 4 है, 4 का 2 ही होगा, 5 का 3, क्योंकि 3 का 5 था इसलिए 5 का 3 हो जाएगा, लास्ट बचा 6 को क्या होना चाहिए, 6 का तो 6 ही है, तो कि 6 36, 36 में 7 का भाग दिया, 5 बार गया 35, शेष बचा 1। देखो सबके प्रतिलोम है नहीं, तो भाई ये तो है, यहाँ तो सबके गुणात्मक प्रतिलोम है ना, Z7 में तो है, और परमे है भाई, परमे ने कह दिया तो पत्थर की लकीर है, फिर तो आप कितने एग्जाम्पल लिया वो गलत साबित कर ही नहीं सकते, क्योंकि परमे में साबित किया आपने, सोचो परमे में साबित कर दिया तो वो गलत हो ही कैसे सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आइडिया समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब अपन क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 15 और 16 लेते हैं। क्या निम्न समुच्चय की संख्याओं का योग और गुणन के लिए पूर्णांक प्रांत है, यदि है तो क्या ये क्षेत्र भी है, ये चेक कीजिए। तो 0 पहला, 15 का पहला है, एक पार्ट फर्स्ट पार्ट है, 0 ± 2 ± 4 सामान्य जोड़ है और सामान्य गुण है, क्या ये पूर्णांक प्रांत है, ये चेक करना। तो भाई ये कौन कौन से नंबर हुए, समुच्चय का नाम रख लेते हैं यार, एक जी नाम डाल देते हैं, इसमें है -4 -2 0, सामान्य जोड़ बाकी है, सामान्य जोड़ बाकी जो आप करते हो वो है ना, विशेष नहीं है कुछ। तो अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि पूर्णांक प्रांत है, तो देखिए ज़्यादा मोटा मोटी प्रॉब्लम इसमें है नहीं, क्योंकि पहली बात आती है संवर्त की, तो आप इसमें से कोई भी 2 एलिमेंट लेके जोड़ के देख लीजिए, संवर्त की कोई परेशानी सवाल को है ही नहीं, यानी इस सवाल वियोज्य संवर्त वाली कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कैसे नहीं भाई, दिक्कत तो है यार, ज़्यादा बोल गए, ये देखो ये दिक्कत तो यहीं खड़ी होगी, -4 और -2 जो कि सामान्य जोड़ है इसलिए -6 आएगा, -6 यहाँ है ही नहीं, तो भाई ये जो समर्थ है ही नहीं, मजा ही हो गया, बड़ा मजा हो गया, ये जो समर्थ है ही नहीं, और नहीं है तो हमारी प्रॉब्लम यहीं खत्म हो गई, झंझट ही खत्म, पूर्णांक प्रांत हो ही नहीं सकता, क्योंकि वलय की शर्त पूरी नहीं कर रहा, पूर्णांक प्रांत क्या खाक होगा भाई, कोई पूर्णांक प्रांत नहीं, पूर्णांक प्रांत नहीं तो क्षेत्र भी नहीं हो सकता, तो बात ही खत्म। चलो ये तो पीछे छुटिया, इसका जो सेकंड पार्ट है वो है समुच्चय 5x, जहाँ x लिया गया z में से, 5x का मतलब है z में से एलिमेंट लेते जाओ और 5 से गुणा करते जाओ, और z जो होता है वो पूर्णांकों का समुच्चय होता है, पूर्णांक यानी 0 1 2 3 4 माइनस का 1 माइनस का 2 जब इसे 5x से आप गुणा करोगे तो समुच्चय का नाम मैं g रख लेता हूँ,
5 से गुना करते, 0 का 5 से गुना करते तो 0 होगा। ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, तो डॉट 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 चल रहा है। ये माइनस का 5 हो गया, ये माइनस का 10 हो गया, ये माइनस का 15 हो गया, ये डॉट डॉट डॉट। चलिए इसको चेक करते हैं। जोड़ इसने कहा है कि सामान्य जोड़ है और गुणा सामान्य गुणा है। चेक करके बताओ कि क्या ये पूर्णांक के प्रांत है। पहले तो वलय चेक कर लो, फिर पूर्णांक के प्रांत चेकिंग करेंगे, फिर उसके बाद अगर बन गया तो चित्र को चेक करेंगे। इस बार ध्यान से देखिए, तो पहले आ जाइए योज्य संवर्त पे, इस बार धोखा नहीं खाएंगे। योज्य संवर्त को तो भाई योज्य संवर्त वाले से झंझट लग ही नहीं रहा, कंफर्म लग रहा है कि योज्य संवर्त होगा। तो पहली जो R11 कंडीशन है जो कहते हैं कि योज्य संवर्त होना चाहिए, तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि योज्य संवर्त है। ठीक है, क्यों संवर्त है कि यहाँ से आप कुछ भी लीजिए और जोड़िए वही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसको ऐसे समझ लेते हैं आप कि मान लीजिए मैंने यहाँ से ए और बी 2 एलिमेंट लिए, जी में से कोई 2 एलिमेंट लिए, तो अगर मैंने ए और बी जी से लिए हैं तो इसका मतलब है कि ए जरूर कोई ना कोई 5 के पहाड़े पे होगा, है ना, कोई ना कोई 5 के पहाड़े पे, और बी जो है वो भी कोई 5 के पहाड़े पे। कितनी बार में है वो एक अलग बात है, लेकिन है तो सही एक्स और वाई जेड में। इसमें से लिया, इसका मतलब 5 के पहाड़े में लिए, क्योंकि 5 के पहाड़े से बने हैं सारे। तो ए और बी अगर आपने जी में से लिए हैं, यहाँ से लिए हैं, तो 5 के पहाड़े के लिए होंगे, तो कोई 5 है 5 वाई रहोगे। तो जैसे आप उन्हें जोड़ोगे ये हो जाएगा 5x 5y, 5 को बाहर लिख लीजिए, ये जो नया नंबर बना है ये भी देखिए 5 के पहाड़े पे ही है। तो 2 नंबर 5 के पहाड़े के है, तो इनका जोड़ भी 5 के पहाड़े में कहीं ना कहीं आएगा। तो आप खुद समझ सकते हैं 2 नंबर भाई 5 के पहाड़े पे, 5 के पहाड़े में कहीं ना कहीं आते हैं, तो उनको जोड़ोगे तो उनका जोड़ भी कहीं ना कहीं 5 के पहाड़े में आएगा। तो संवत वाली झंझट यहाँ है। दूसरी शर्त है 1 by 1, दूसरी जो है योज्य साचर्यता, कि भाई कोई जोड़ जो है वो तो सामान्य जोड़ है, और सामान्य जोड़ में साचर्यता की कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं। फिर तत्समक, योज्य तत्समक, सामान्य जोड़ है इसलिए तत्समक 0 होगा, 0 है ये रहा। फिर है योज्य प्रतिलोम, जब जोड़ सामान्य जोड़ है, सामान्य जोड़ की बात कर रहे हो तो प्रतिलोम तो है वो सीधा आएगा, बस प्लस का 5 का -5 और माइनस के 5 का +5 है, वो सब कह देखो, ये 5 का -5, 10 का -10, सारा हो गया। क्रम विनिमयता, जब सामान्य जोड़ है तो क्रम विनिमयता भी होगी। चलो ये सब पूरे हो गए। अब है गुणा के लिए, गुणा के लिए गुणन संवर्त है या नहीं है। गुणन संवर्त क्यों होगा, सेम वही कारण लग जाएगा। देखो आपने ए और बी लिया, उनकी गुणा की, ये हो गया 5x, ये हो गया 5y, ये हो गया 25xy। अरे 25xy जो होगा 25 से गुणा होगा, 25 से गुणा होगा, इसका मतलब 5 के पहाड़े पे कहीं ना कहीं आएगा। ये लीजिए, ऐसे लिख लीजिए 5 फिर 5xy, तो देखिए 5 के पहाड़े में आएगा कभी कभी, 5 के पहाड़े में इतनी बार पे आ जाएगा। सोच 5 के पहाड़े में आएगा नहीं आएगा। तो ए ऐसे समझ लीजिए, ए में 5 का भाग जाता है, बी में 5 का भाग जाता है, तो दोनों की गुणा से जो आएगा उसमें 5 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, यानी वो 5 के पहाड़े में आएगा नहीं आएगा। 5 का भाग जाएगा मतलब 5 का पहाड़े में आएगा। दोनों ही नंबरों में 5 का भाग जा रहा है बेटा, दोनों ही नंबरों में 5 का भाग जा रहा है, तो नया नंबर बनेगा उसमें तो 5 का भाग जाएगा जाएगा, गुणा करके बना रहे हो। उसमें 5 का नहीं 25 का भाग जाने के लिए तैयार है। ये देखो आप 25 का भाग जा रहा है, जिस नंबर में 25 का भाग जाता है उसमें 5 का भाग तो जाना ही जाना है। 4 का भाग जाता है तो 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, 8 का भाग जाता है तो 4 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो जाएगा जाएगा। 8 खुद 2 से बना हुआ, तो 8 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग जाना ही जाना है। तो गुणन संवत हो गया। गुणन साचर्यता में कोई प्रॉब्लम नहीं, हो ही नहीं सकती। गुणन साचर्यता में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सामान्य गुणा कह रहे हैं, सामान्य गुणा में तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। तो ये गुणा वाली 2 ही बातें चेक करनी होती है, गुणा वाली दोनों बातें चेक कर ली, R2 कंफर्म हो गई कि भाई R2 है। बंटनता में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सामान्य जोड़ सामान्य गुणा है, इसलिए बंटनता भी बेफिक्र हो गई। सामान्य नंबर ही तो है, सामान्य नंबर है, सामान्य जोड़ है, सामान्य गुण है, तो ये सब ठीक है। अब आ जाते हैं पूर्णांक के प्रांत के लिए। पूर्णांक के प्रांत के लिए जो कंडीशन होती है वो एक तो थे गुणन क्रम में था, वो तो है, एक चाहिए गुणन क्रम में था, वो तो है भाई, गुणन क्रम में था है, बिल्कुल है। एक चाहिए गुणन तत्समक। हाँ भाई ये क्या मांग लिया,
गुणन तत्सम यानी ऐसा अवयव जिसे गुणा करने पर कोई ना फर्क पड़े। सामान्य गुणा के लिए एक होता है, लेकिन एक भाई दुर्भाग्य से हमारे पास नहीं है। देखो यहाँ एक है ही नहीं भाई, चूक हो गई, बहुत बुरे हो लेकिन चूक हो गई। जी में एक नहीं है इसका मतलब वलय तो बना सकता है ये, लेकिन पूर्णांकीय प्रांत नहीं हो सकता। पूर्णांकीय प्रांत नहीं है, और जब पूर्णांकीय प्रांत ही नहीं है तो क्षेत्र होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो गुणनतात्मक तो क्षेत्र में भी चाहिए होगा, गुणनतात्मक तो क्षेत्र में भी चाहिए होगा, क्षेत्र में गुणनतात्मक कहाँ से लाएंगे? गई भाई बात, गई भैंस पानी में, ये तो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए गुणन कर्मण्यता है, शून्य भाजक रहित चेक कीजिए आपको मिल जाएगा, शून्य भाजक रहित भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। शून्य भाजक रहित इसलिए सामान्य गुण है, और जब सामान्य गुणा होती है तो भाई जीरो ही जीरो बनाते हैं। सामान्य हमारे जो नंबर वाली गुणा होती है पुरानी वाली, उन गुणा में तो जीरो ही जीरो बना सकता है, और कोई नंबर आके जीरो बना ही नहीं सकता, है ना। अगर आप गुणा कर रहे हैं तो जीरो ही जीरो को बना सकता है, और कोई नहीं बना सकता। हमारे गुणा में तो ऐसा होता है, इसलिए यहाँ वो भी दिक्कत नहीं है कि वो गुणा शून्य भाजक रहित वाली वो रहेगी। लेकिन करे क्या, मुश्किल एक होगी। कोई बात है ना कि मोर पंखों को देख के नाचता है, पैरों को देख के रो रहा है कि पैर कत्ता खोज जाए मेरा, पंख कत्ता सुंदर है, पैर कत्ता खोज जाए, तो पैर भी कही है, पंख भी कही है, तो राजी हो गया आप आके यहाँ कि भाई गुणनतात्मक तो कोनी, अब बात नाराजगी की होगी कोनी, लेकिन शून्य भाजक रहित है तो क्या काम आयो, शून्य भाजक रहित हुए भी क्या काम आयो, लेकिन गुणनतात्मक तो बनना कोनी तो कोनी, बस बात खत्म। नहीं तो छूट तो गणित में कोई मिल ही कोनी, है ना, छूट तो देवी कोनी, छूट कौन दे देंगे, पूर्णांक प्रांत नहीं है, और पूर्णांक प्रांत नहीं तो क्षेत्र भी नहीं है, क्योंकि क्षेत्र भी तो गुणनतात्मक मांगेगा जो कि है ही नहीं, तो वो भी गया। तो भाई नतीजा ये निकला, फाइनल निर्णय सुनाते हैं कि ये वलय है, पूर्णांक प्रांत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बाद गुणनतात्मक नहीं है, क्षेत्र भी नहीं है, क्योंकि वही बात गुणनतात्मक नहीं है। चलिए अब बाकी सी डी ई आप चेक कर लीजिएगा, नहीं हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगा। 16 का अब क्वेश्चन है कि ऐसे क्षेत्र का उदाहरण दीजिए जिसका अभिलक्षण 0 हो। क्षेत्र का उदाहरण दीजिए, बिल्कुल देंगे साहब, क्षेत्र का उदाहरण दीजिए जिनके अभिलक्षण जिनके अभिलक्षण 0 हो। तो भाई देखो 5 वाले को तो है हमारे पास, इसका तो इलाज है, 5 वाले का तो है, ये देखो ये रहा Z5, और याद हो तो इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ भी है, ये पढ़ा है कि ये जो Z5 होता है, जिसका P जो होता है, P अगर है भाज्य तो वो क्षेत्र बनाता है, और उसका विलक्षण भी P होता है। ये तीनों चीजें पकड़ के बैठ जाओ आप, ये भाई तीनों चीजें पकड़ के बैठ जाओ, ये जो ZP है और P है भाज्य, P है भाज्य है, तो ये क्षेत्र भी होता है, एक बात, और दूसरी बात इसका विलक्षण P होता है। जिस क्रम का ये Z है, जब उदाहरण की जरूरत पड़े तो ये उदाहरण पकड़ के बैठ जाना, लेकिन P अभाज्य होना चाहिए। अभी हमने Z6 किया था, याद करो, 6 अभाज्य नहीं था तो वो क्षेत्र भी नहीं बनाया, क्यों? गुणन प्रतिलोम नहीं मिले, तो ये प्रॉब्लम आती है। अगर ये अभाज्य है तो ये एग्जाम्पल पकड़ के बैठ जाओ भाई, 5 वाले में काम हो जाएगा। ये आपको क्षेत्र चाहिए जिसका अभिलक्षण 5 होता है, इसका अभिलक्षण Z5 ले लीजिए, Z5 5 होगा, क्षेत्र भी होगा, अभिलक्षण 5 होगा। अब Z0, तो Z0 वाला भी अभी आपको क्षेत्र भी बनाना है ना, तो आप इस बार आपको 0 अभिलक्षण लेना है और क्षेत्र बनना चाहिए। तो भाई यहाँ था कि थोड़ा सा दिक्कत आएगी। अभिलक्षण 0 होने का मतलब है वो कभी भी वापस 0 नहीं बनाए, तो वापस 0 ना बनाए तो भाई रियल नंबर ले लो, रियल नंबर, सामान्य जोड़ रखो, सामान्य गुणा रखो। ये देखो रियल नंबर को लो, इसका अभिलक्षण 0 है। क्यों? क्योंकि सामान्य जोड़ में आप कितना भी कर लो, सामान्य जोड़ में आप कितना भी कर लो, कभी वापस 0 नहीं आता। अब 1 है, R में रियल नंबर में 1 होगा, आप 1 को सामान्य जोड़ कर रहे हैं, सामान्य जोड़ में आप 1 को कितनी बार भी जोड़ लीजिए, कितनी बार भी जोड़ लीजिए, कभी भी 0 नहीं आएगा। और जब
जीरो नहीं आता इसका मतलब इसका अभिलक्षण है ही नहीं। अभिलक्षण नहीं होता तो याद कीजिए, हमने कहा था बाय डिफॉल्ट जब किसी क्षेत्र का कोई अभिलक्षण या पूर्णांकीय प्रांत या वलय का अभिलक्षण नहीं होता तो उसे बाय डिफॉल्ट जीरो कहा जाता है, तो उसका अभिलक्षण जीरो है। जीरो अभिलक्षण होने का मतलब उसका कोई अभिलक्षण नहीं है, तो जीरो उसका फाइनल वैल्यू दी जाती है। तो कोई अभिलक्षण नहीं है इसका मतलब इसका अभिलक्षण कितना है, जीरो। तो ये रियल नंबर वाला ले लीजिए। अब आप कहोगे सर आपने जेड वाला क्यों नहीं लिया, जेड प्लस गुना क्यों नहीं लिया? बेटा जेड गुना प्लस ले लेता मैं, लेकिन इसके अंदर जो गुणन प्रतिलोम है वो नहीं मिलता। गुणन प्रतिलोम क्यों नहीं मिलता है, ये देखिए एग्जाम्पल, ये जेड है। जेड क्या होता है, जिसमें जीरो होता है, वन होता है, टू होता है, थ्री होता है, -1। ये लीजिए। अब जैसे आपने दो लिया, ए बराबर दो लिया, सामान्य गुण है तो सामान्य गुणा में जो प्रतिलोम होगा वो 1/2 होगा। सामान्य गुण है तो सामान्य गुणा का प्रतिलोम तो 1/2 होता है। और 1/2 अब आप जेड के पास आपके पास नहीं होगा, तो अवयव तो होगा आपके पास लेकिन गुणन प्रतिलोम नहीं, तो फंस गया। इसलिए जेड को नहीं लिया। हाँ आप चाहो तो एक चीज कर सकते हो, परिमेय संख्याओं को ले सकते हो। परिमेय संख्या ले लीजिए। परिमेय संख्याएं जो होती है वो क्षेत्र बनाती है, इसका अभिलक्षण भी जीरो है क्योंकि परिमेय संख्याएं भी रियल नंबर ही तो है। रियल नंबर को आप कितनी बार भी जोड़ लीजिए जीरो नहीं आता, सामान्य जोड़ के लिए तो कभी जीरो नहीं आता वापस पलट के। तो ये भी है। क्यों में मिल जाएगा आपको, क्यों में, क्योंकि क्यों में 2 है तो 1/2 भी है, क्योंकि 2 जो है वो एक परिमेय संख्या है, 2/1, तो उसका उल्टा भी एक परिमेय संख्या होगा, इसलिए उसका तो मिल जाएगा। तो ये ले सकते हैं आप। तो समझ गए आप, इन दोनों में से आप कोई ले लीजिए, वो जीरो अभिलक्षण का क्षेत्र। जो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। बेटा देखो दिक्कत आती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, दिक्कत आती है बता दो मुझे कि ये दिक्कत है, सोल्व कर दूंगा। अगले लेक्चर में आएंगे तो डाल दूंगा, पहले बहुत आप शुरुआत करूंगा ना उन्हीं क्वेश्चनों से शुरू कर दूंगा आपको जो डाउट्स है कि भाई ये नहीं हुआ आपसे, ये नहीं हुआ, लेकिन अब ढूंढना तो आपको पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा। और इसलिए मत पढ़ो, मैं पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मत पढ़ो बेटा कि बीएससी करनी है। ये एक छोटा तरीका, छोटा रूप है पढ़ने का, एक छोटा रूप है। बड़े रूप में पढ़ो, डिटेल में जाओ, चीजों को गहराई से पढ़ो। बहुत एग्जाम भरे पड़े हैं, अनगिनत एग्जाम भरे पड़े हैं जो आपको देने से बीएससी नहीं है। और बड़े एग्जाम जब पास करोगे तो उसके लिए बहुत क्वालिटी चाहिए होगी। क्या लगता है आपको कि बस से बीएससी होगी? आपको आईआईटी जेएम का एग्जाम है, अगर आप देना चाहो तो आईआईटी बीएचयू का एग्जाम है, अगली बार आप आईआईटी बीएचयू में हो सकते हैं, अगली बार आप आईआईटी बॉम्बे में हो सकते हैं, अगली बार आप टाईएफआर में हो सकते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में हो सकते हैं। लेकिन कब? जब आपकी मैथ्स अच्छी होगी। अगली बार आप भारत के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ रहे होंगे। लेकिन अगर सर बीएससी करोगे तो भाई यहीं के ही रहोगे। अगर बीएससी के लिए पढ़ रहे हो तो फिर यहीं रहोगे, लेकिन अगर उनके लिए पढ़ रहे हो तो आप वहां जाओगे। इसीलिए कह रहा हूँ जब पढ़ो तो इस तरीके से पढ़ो कि आपको वहां जाना है, उन बड़े संस्थानों में जाना है। अगर आप चाहो तो आज के टाइम में आप एमआईटी में पढ़ सकते हो, हार्वर्ड में पढ़ सकते हो, ऑक्सफोर्ड में पढ़ सकते हो। सब स्कॉलरशिप देती है, लेकिन सब स्कॉलरशिप का एग्जाम लेती है, और उस स्कॉलरशिप एग्जाम में मैथ्स आएगी आपकी। वो मैथ्स का एग्जाम लेगी। अगर वो स्कॉलरशिप का एग्जाम आपने तोड़ दिया तो अमेरिका आप जा सकते हैं। अमेरिका में आपका रहना, खाना, पढ़ना, हर चीज का पैसा अमेरिकन सरकार देगी। सोचो, लेकिन किसको देगी? सबको देगी? नहीं, उसको देगी जिसे गणित आती है, जिसे अपना विषय आता है। जिसे अपना विषय आता है उसके लिए ये पैसा है। सारा खर्च करे, पागल है? आपको एमआईटी बुला रही है, आपको वहां पढ़ा रही है, खर्चा दे रही है, आपका करोड़ों रुपए खर्च होगा आपके ऊपर। ऐसे में दाव थोड़ी लगा देंगे। आप लगा दोगे क्या? आप हर किसी पे दाव लगा सकते हो? नहीं लगाते ना। आप भी तो सही घोड़े पे दाव लगाओगे। तो बस सरकार भी वही देखती है कि सही कौन है। सिर्फ वही लोग हैं जो पास हो रहे हैं, उन लोगों पे कौन दाव लगाएगा? तो अनगिनत है, वो तो आप गिन ही नहीं सकते। पता नहीं कितने लोग होंगे जो ऐसे पास होते हैं। तो लंगड़े घोड़े पे कोई दाव नहीं लगाता बेटा। इसलिए समझो इस बात को, मेहनत करो, अपने आप को इस काबिल बनाओ कि लोग तुम पे दाव लगा सकें। चलिए धन्यवाद, अगले लेक्चर में करेंगे।